हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 17 डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन का। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसी का पार्ट 2 होने वाला है। तो आज के उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक तो हम देखेंगे पोलराइजेशन होता किस तरीके से है, और उसके बाद रिड्यूस्ड फील्ड कितना रह जाता है, रिड्यूस्ड फील्ड कितना रह जाता है। उसके बाद हम पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। देन उसके बाद हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी देखेंगे। एंड एक रिलेशन होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड ससेप्टिबिलिटी के बीच में, उसको देखेंगे। एंड फाइनल में हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे ये टॉपिक्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिड्यूस्ड फील्ड के बारे में, दैट इज पोलराइजेशन को हम समझेंगे कि कैसे पोलराइजेशन होता है। तो मान लीजिए हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब दो चार्ज प्लेट्स के बीच में रख दिया, जिस पर एक पर है पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल एंड एक पर है नेगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं इसमें रैंडम ओरिएंटेशन होगा डाइपोल्स का, यानी कि कोई भी अगर रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हैं, दैट इज इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से एक फील्ड होगा, दैट इज ई नॉट। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बीच में प्लेस्ड है, तो इसके जो मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं जो कि रैंडम ओरिएंटेशन में है, वो अपने आप को ई नॉट की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ डाइपोल्स इस तरीके से होते हैं, कोई इस तरीके से है, इस तरीके से, कोई सीधा, कोई इस तरीके से। ये सब रैंडम ओरिएंटेशन होता है डाइपोल्स का। तो ये जो रैंडम ओरिएंटेशन होगा ये चेंज हो जाएगा, अलाइन कर लेगा अपने आप को ई नॉट की डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से रैंडम ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा अलाइनमेंट में, डाइपोल्स के अलाइनमेंट में। और ये जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव इस साइड आएगा, पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इस साइड, पॉजिटिव इस साइड। यानी कि डाइपोल मोमेंट अलाइन हो रहा है ई नॉट की डायरेक्शन में, और होना भी चाहिए। किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ही तो अलाइन होगा। तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप सभी जानते हैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की साइड। तो देखिए ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो बीच का पोर्शन होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। ये जो बीच का पॉजिटिव चार्ज है सेकंड कॉलम के, वो थर्ड कॉलम के नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और जितने भी इस बीच में होंगे वो सभी आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। क्या बचेगा, ये जो नेगेटिव इस साइड बच रहा है और ये जो पॉजिटिव इस साइड अलाइन हुआ है, इसकी वजह से ये फेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड ये फेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये फेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस पर आएगा पॉजिटिव सिग्मा पी, यहां आएगा नेगेटिव सिग्मा पी। ये सिग्मा पी क्या है, सिग्मा पी इज पोलराइजेशन डेंसिटी, यानी कि पोलराइज्ड होने के बाद जो डेंसिटी है वो आपकी सिग्मा पी है। तो इस साइड नेगेटिव आ रहा है, इस साइड पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये एक्यूमुलेशन है चार्जेस का। तो डाइपोल एक दूसरे में अलाइन होंगे, अलाइन होने के बाद डाइलेक्ट्रिक का एक फेस नेगेटिव हो जाएगा, एक फेस पॉजिटिव हो जाएगा, बीच के चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक अब बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज फेस हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज फेस हो जाएगा,
और इसकी वजह से एक इंटरनल फील्ड बनेगा ईपी, एंड इनसाइड एक ई नॉट इस साइड होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ईपी स्मॉल होगा मैग्नीट्यूड में ई नॉट से, दैट इज ई नॉट हमेशा बड़ा होगा ईपी से। सिमिलरली ई नॉट फिर से बड़ा होगा किससे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बचा है वो ये है, क्योंकि ईपी डीपोलराइजिंग फील्ड है, यानी कि ये डीपोलराइजेशन का काम कर रहा है। यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अंदर घटा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ये नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम यहाँ से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसको अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड सबसे पहले देखा जाएगा। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजेशन से जो डेवलप हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम माइनस कर देंगे। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो होगा वो आपका होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए इसको आप क्या कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये दो इसके नाम होते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पोलराइजेशन में आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो यहां से आपको पता चलता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या आता है निकल के, ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नॉट माइनस पी। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ। ये आप याद रखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप याद रखेंगे इन पोलराइजेशन, दैट इट इज द रेशो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होल टर्म, ये क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम आते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी के ऊपर। तो पोलराइजेशन डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पी से। ये क्या होगा, चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। सो पोलराइजेशन डेंसिटी को डिफाइन करने का एक और तरीका है, उससे हम इसका डेरिवेशन एक तरीके से करेंगे, वो देखेंगे अब। तो ये आपका पोलराइजेशन डेंसिटी अब शुरू कर रहे हैं हम। तो पोलराइजेशन डेंसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट per unit volume of the dielectric is called polarization density। तो अब देखिए अगर हम ये मान के चलें कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को का एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी हो रहा है पोलराइजेशन की वजह से, और उसके दो फेस एक्वायर कर रहे हैं चार्ज प्लस माइनस क्यूपी, कुछ इस तरीके से डायग्राम समझिए। ये दो, ये वाला फेस एक्वायर कर रहा है प्लस क्यूपी, ये नेगेटिव क्यूपी, वहां पर हमारा डायग्राम में उल्टा था शायद, तो नेगेटिव क्यूपी इस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से चार्जेस एक्वायर हो रहे हैं और एरिया हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का सरफेस एरिया ए है, तो हम देखते हैं कि यहां पर आप इसको क्या बना सकते हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, टू डेवलप्ड चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट यहां से हम निकाल सकते हैं, दो बड़े डाइपोल बन रहे हैं, यानी कि ये एक डाइपोल हुआ, ये एक डाइपोल हुआ, और ये दोनों बड़े बड़े डाइपोल्स मिलके क्या बना रहे हैं,
QP टाइम्स D, क्योंकि हम जानते हैं दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द चार्ज इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। एंड वॉल्यूम को हम कैसे शो कर सकते हैं, इसका एरिया A है एंड डिस्टेंस ये D है, तो AD, सो ये D से D कैंसिल हो गया। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हमने क्या नाम दिया था, P, पोलराइजेशन। और ये यहां से क्या आ रहा है, सिग्मा P, यानी कि लास्ट में हमें ये बात पता चलती है कि जो हम P से डिनोट कर रहे थे वही सिग्मा P है। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है। अब हम अपनी बात को लेके जाते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पर। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, अब उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, दैट इज उसको हम काई बोलते हैं, काई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर फील्ड हमारा ई फील्ड, रिड्यूस्ड फील्ड, ज्यादा लार्ज नहीं है, इज नॉट लार्ज, देन जो हमारा पोलराइजेशन डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बात याद रखनी है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड, ये गलत हो जाता है। पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड फील्ड, ये बात आपको याद रखनी है। और जैसे ही आप कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, तो यहां पर लगेगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स काई ई। यहां पर हमारा काई एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्यों आया है, ये बात आपको समझनी है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इसलिए आया है जिससे काई फैक्ट डायमेंशन लेस रहे। काई को डायमेंशन लेस रखने के लिए एप्सिलॉन नॉट लगाया गया है। और यहाँ पर इसका कोई बेनिफिट नहीं है कि आप समझ रहे हो इसका यहाँ पर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है। ये एप्सिलॉन नॉट सिर्फ काई को डायमेंशन लेस बनाने के लिए है। यानी कि काई को अगर हम डिफाइन करना चाहें, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। अब यहाँ पर एक रिलेशन आता है काई और एक्स के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी एज अ डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। तो वो सबसे पहले अब हम करेंगे, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड काई। देखिए, हम जानते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ई नॉट माइनस ई पी। नाउ ईपी हम जानते हैं पोलराइजेशन। देखिए, दो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फेस क्या करेगा, नेगेटिव सिग्मा पी, ये फेस क्या करेगा, पॉजिटिव सिग्मा पी। और हमने देखा है कि दो प्लेट्स जो कि इस तरीके से चार्ज हैं, नेगेटिव सिग्मा पी और पॉजिटिव सिग्मा पी, इनके बीच में कहीं पर भी अगर हम फील्ड निकालें तो वो क्या होता है, सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको याद होगी कि किसी भी दो प्लेट्स के बीच में अगर इस तरीके से है, ये नेगेटिव सिग्मा है, ये पॉजिटिव सिग्मा है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो होता था सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर पोलराइज्ड सिग्मा है तो इस तरीके से लिख देंगे सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा पी किसके बराबर आएगा, पी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने अभी पीछे डिफाइन किया था कि सिग्मा पी ही पोलराइजेशन डेंसिटी है जब हमने पोलराइजेशन डिफाइन किया था। तो ये यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे, दैट इज पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमारा रिलेशन क्या आएगा, ई नॉट माइनस पी, हमने यहाँ क्या निकाला था, देखिए ये रहा, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स काई ई। इसी को हम यहाँ पर पुट करेंगे, P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स काई ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा ई
इक्वल्स टू ई नॉट माइनस कैपिटल ई टाइम्स काई। जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये बैठेगा 1 + काई मल्टीप्लाइड बाई ई। इस वाली टर्म को आप इस साइड लेके गए हैं, इज इक्वल्स टू ई नॉट एंड 1 + काई इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ई। यहां से आपको कुछ याद आना चाहिए, वो है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि यहां से हमारा रिलेशन क्या निकल के आता है, दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1 + इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये हमारा रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। एक बात यहाँ पर आप और ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो हमारा काई है, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ये लीनियर है, तो हम डाइलेक्ट्रिक को कहेंगे लीनियर डाइलेक्ट्रिक। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो कि ये कहता है कि जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं और एक डाइलेक्ट्रिक को हम बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के, जो एटम का आउटर इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी डाइलेक्ट्रिक में, वो डिटैच हो जाएगा पेरेंट एटम से। दैट इज पर्टिकुलर एटम, जिस मान लीजिए ये आपका एटम है और इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये डिटैच हो जाएगा। जब हम इसे बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये डिटैच हो जाएगा और इसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक बिहेव करेगा देन कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक विल बिहेव एज अ कंडक्टर। ये कब होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई, यानी कि हमने डाइलेक्ट्रिक को बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तब हमारा डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा पेरेंट एटम से। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड तक डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की तरह रहता है, दैट इज उसका कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है, वहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो ही होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक without causing the breakdown of its insulating properties is called dielectric strength of the material। यानी कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक डाइलेक्ट्रिक में रह सकती है, उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को तोड़े बगैर, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी मटेरियल की, जो कि वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इनफाइनाइट। दैट इज, यहां से आप क्या समझते हैं कि आप वैक्यूम में कितना भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर लीजिए, कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होगा उसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज का। सो दिस इज द टॉपिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन इट। यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेंगे हम, जिसको हम कैपेसिटर के बीच में रखेंगे और उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।